नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 में फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बार वर्दी लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना आपका उद्देश्य है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेमंड बेंजामिन, टेड्रोस एडनॉम, थॉमस बॉक, ऑप्शन डी जीन क्लाउड जकर। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हमारे थॉमस बॉक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो याद रखना साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया थे। याद रखना, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान में कब अपनाया था। तो याद रखना, 22 जुलाई 1945 को भारत ने इस राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? ऑप्शन ए चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो याद रखना साथियों, पहली बात आप जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इनको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी नाम उनका, और इसको जो है आनंद मठ से संकलित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आनंद मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों की अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आपको याद रखना है, 2 वर्ष के अंतराल के बाद जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, वो 2 वर्ष के अंतराल अपनी रिपोर्ट जारी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। याद रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय सर ये हमारा देहरादून में है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जलप्रपात बेसिकली हम कहते हैं वाटरफॉल, यानी झरना, झरना जो होता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो अपने मतलब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ सर? ये हमारा कर्नाटक राज्य में है। उसका नाम है जोग जलप्रपात, इसे हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और याद रखना, ये हमारी किस नदी पर है सर? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ये हमारी शरावती नदी पर बना हुआ है सर। कौन सी नदी? शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 सितंबर। तो याद रखना साथियों, 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्र नाथ साल्याल। तो याद रखना साथियों, भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाए गए थे, मात्र 1 दिन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ऑप्शन ए उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी, कड़म मल्लेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जिसका नाम था सर एम फातिमा बीवी, जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये प्रश्न भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा।
देखिए बेसिकली ब्रह्मपुत्र सबसे इसकी ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं, लेकिन भारत की नहीं, तिब्बत से निकलती है, इसीलिए इसकी वैसे लंबाई 2880 किलोमीटर है। और हमारी गंगा की लंबाई कितनी है फिर? गंगा की 2525 किलोमीटर। तो यानी गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसको तो हर कोई बता देगा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, कि दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब कौन बना है? ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे। तो याद रखना देवेंद्र फडणवीस जो है हाल ही में महाराष्ट्र के तीसरी बार लगातार, इससे पहले बन चुके हैं 2 बार, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जीता। ऑप्शन ए भारत ने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। याद रखना हाल ही में 2024 में ये किसने जीता है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स हाल ही का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आप सभी को। इसका सही जवाब है कौन देश का वासी, वेडू की डायरी जो पुस्तक है, इसको सूर्यबाला में हाल ही जो कवि है सूर्यबाला, उनको व्यास सम्मान मिला है। याद रखना ये 34वें नंबर का व्यास सम्मान था जो कि हाल ही में इनको दिया गया था। याद रखना इस बात को। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है फिर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया? अभी हाल ही में हमने बात की थी इनकी। अब इसका आंसर तो आप कमेंट में दे ही सकते हैं अपनी मेहनत के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? ये प्रश्न इसके आने की संभावना बनती है दोस्तों। ऑप्शन है मैग्नसन कार्लसन, गैरी कास्परोव, विश्वनाथ आनंद, डोमुराज गुकेश। याद रखना डोमुराज गुकेश जो हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, आपने रील वगैरह में देखा होगा। इन्होंने हाल ही में चेस में इन्होंने प्रथम विश्व चैंपियनशिप बने हैं, याद रखना इस बात को। और इनसे पहले विश्वनाथ आनंद थे जो कि भारत के रहने वाले थे। अब नाम इनका है, अब डी गुकेश का नाम सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कि भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये हाल ही में एक परियोजना स्टार्ट हुई है, वो क्यों हुई है सर? ऑप्शन ए डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करना, ऑप्शन सी राजमार्गों को एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना, और ऑप्शन डी नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब सर राजमार्गों को मजबूत नेटवर्क प्रदान या विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। याद रखना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? हाल ही में महिला एशिया कप 2024 हुआ था, जिसमें हमारे देश ने, भारत ने चीन को हराकर, फिर किस देश को हराकर? चीन को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आता है, कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो याद रखना दोस्तों आर्टिकल 17 जो है, इसमें हमारी अस्पृश्यता आती है, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ये इसका उल्लेख आर्टिकल 17 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। संविधान में अनुच्छेद 1 को भारत को क्या कहा गया है? भारत को ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों के साथ। याद रखना भाग 1 में आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए पहले, दूसरा, 7वां, 9वां। तो याद रखना है पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखना, और उससे पहला संविधान संशोधन जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, जाकिर हुसैन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, याद रखना है साथियों। प्रसिद्ध सरोद वादक इनमें से अमजद अली खान, इनका संबंध जो है प्रसिद्ध सरोद वादक से, ये सरोद वादक हैं। बात कर लें पंडित शिव कुमार शर्मा की सर, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है सर?
और जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा और जाकिर हुसैन, इन दोनों का संबंध तबला से है सर। किससे? तबला। ये दोनों तबला वादक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। उससे पहले बात करते हैं पंडित रविशंकर की। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से। सर किससे? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? ऑप्शन ए गिटार वादन, पखावाज वादन, बांसुरी वादन, मृदंग वादन। क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? याद रखना हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हमारा बांसुरी वादन से है। ये बांसुरी बजाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 2011 की बात कर रहा है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा है सर। तो याद रखना ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो श्रीलंका को 2011 में हराया था, ये आप जानते ही हैं। और जो इसका फाइनल मैच था वो कहाँ पर? ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? राज्यवर्धन राठौर, पीटी ऊषा, खासाबा जादव, अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत रूप से बात करें सर, उनका नाम है खासाबा जादव। इन्होंने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना श्योक, गिलगित, जास्कर, ये तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। श्योक, गिलगित, जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और याद रखना साथियों, गोदावरी नदी जो है, याद रखना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक की बात करें सर, इसका राइट आंसर हमारा दामोदर नदी। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और वहीं पर अगर आपसे बिहार का शोक पूछ ले तो बिहार का शोक सर कोसी नदी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर की बात करें सर, तो याद रखना त्र्यंबकेश्वर जो है हमारी सबसे पहली बात, ये कहाँ सर? ये हमारी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक महाराष्ट्र, और उस पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से ये निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, फसल उत्सव नवन्ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। तो इनमें से आपको देना है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो सलहेस कहाँ का है सर? याद रखना सलहेस फेस्टिवल ये हमारा बिहार का फेस्टिवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? नादस्वरम, तबला, सारंगी, संतूर। तो पंडित भजन सोपारी का संबंध सर संतूर वादक से था। और याद रखना ये महत्वपूर्ण नाम आपके सामने है, और ये हमारे संतूर वादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश, गोवा, असम, मिजोरम। तो फिर खुआंग कहाँ का? ये हमारे मिजोरम का खुआंग एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी है, मैंडोलिन, शहनाई, गिटार। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, इनका संबंध सर बांसुरी वादक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, किस देशों को सफ़ेद की हाथी कहते हैं? श्रीलंका, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो सफ़ेद हाथी की भूमि कहती हैं सर थाईलैंड देश को। किसको? थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथी की भूमि। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? युआन, जोंगखा, नुगुल ट्रम, क्यात। तो नुगुल ट्रम याद रखना यहाँ की भाषा है, नुगुल ट्रम।
चलिए अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम नगर जहां पर परमाणु बम गिराया था, लाओस, बीजिंग, हिरोशिमा, टोक्यो। तो हिरोशिमा ऐसी पहली मतलब ऐसा शहर था जहां पर पहला परमाणु बम गिरा था और ये जापान का शहर है और अमेरिका ने जापान पर पहली बार परमाणु बम गिराए थे जिसमें कई बच्चों और बूढ़े जवान सबकी मृत्यु हुई थी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन्य जीव, रामसर साइट, ओजोन परत, विश्व धरोहर स्थल। तो ओजोन परत जो है सर वहाँ उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, याद रखना। चलिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में, 1880, 1888, 1882। तो इसका आंसर तो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च हुआ? फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका। तो सोवियत संघ रूस की सहायता से हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया सर। कब किया था? 1975 1975 में इसको लॉन्च किया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। तो अंतिम शक्ति हमारी जनता के हाथ में होती है। चलिए पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करती है सर? इसका आंसर आपको दे देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। डांडिया कहाँ पर? फिर गुजरात का हमारा फेस्टिवल है डांडिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला? अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते, मालव पुड़ा। तो याद रखना 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियां फतेह करने वाली कौन थी सर? उनका नाम है प्रियंका मोहिते। इन्होंने 5 चोटियों को फतेह किया है जो कि 8-8 हज़ार से ऊंची चोटियां हैं। अगर बात कर लें पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये विकलांग महिला हैं, इनके दोनों ही पैर नहीं हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो आप क्या नहीं कर सकते? ये तो छोटा सा एग्जाम है, उन्होंने तो पैर ना होते हुए भी इतनी बड़ी चोटी को पार कर लिया, तो आप इतना भी नहीं कर पाओगे सर? अवश्य करेंगे। इस बार सिलेक्शन लेके माता पिता का नाम रोशन जरूर करेंगे। चलिए राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा डांस भी कहते हैं, यानी कि सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा कालबेलिया। जो कालबेलिया डांस है ना, ये इसको हम सपेरा डांस भी कहते हैं। और याद रखना इसको वर्ल्ड हेरिटेज, इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। जय हिंद जय भारत। और एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, देखिए इसका आंसर आपको दे देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।